गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। और बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी जुड़ेंगे। साथ ही मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर बातचीत करने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से होगी बातचीत। तो बहुत कुछ है इस शो में। फटाफट एक बार मार्केट का अपडेट देते हैं, उसके बाद ट्रेड्स देना शुरू करेंगे। मार्केट में निफ्टी में शानदार मूव 24,370 पर इस समय। शानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिन में ऐसे मूव नहीं आ रहे थे। बैंक निफ्टी लेकिन अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में, फ्लैट इंडेक्स। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर फिर से मिड कैप्स, 0.5% के मूव्स। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ तक बात है, आज का स्टॉक ऑफ द डे मारुति 12,600 के पार। PI इंडस्ट्रीज आज का बिग स्टॉक 3.5% ऊपर। IEX यहाँ पर करीब 2% के शानदार मूव्स। उसके अलावा दीपक नाइट्राइट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्रॉम्पटन, टाइटन, टाटा केमिकल्स, सन टीवी, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देगी। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें गोदरेज कंज्यूमर कल चल चुका था, आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके अलावा जबकि अपडेट्स अच्छे थे, उसके अलावा इंडस टावर, कॉनकोर, नैल्को और इंडिया सीमेंट। वीरू। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे अब तक के जो बाजार का बिहेवियर था उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी थी। कविता जैन, राजेश पालविया, विकास सालुके और प्रशांत सावंत फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी वीरू जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। फर्स्ट पिक मेरा होगा इन्फोएज नौकरी.com। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ट्रैक्शन, बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस में रखूंगा 6,825, 6825 स्पॉट। मेरा टारगेट होगा 7,175, 7175 का। 7,200 तक भी ये कंफर्टेबली जा सकता है, सो इसको टारगेट मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट पिक होगा, पिछले हफ्ते एक 8-10 दिन पहले मैंने अपोलो टायर्स रेकमेंड किया था, जहां एक अच्छी स्विंग आई। अभी स्टॉक कूल डाउन हुआ है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस 515 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी, और जो टारगेट होगा वो 550, 550 का होगा। ओके, आपके दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। अपोलो टायर्स 525 पे आपने पिक किया ऑलमोस्ट इस वक्त। अब ये मतलब ये वो स्टॉक है, याद रखिएगा, जो कि जुलाई में आया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल ओवर्स के साथ। टॉप स्टॉक था रोल ओवर्स के लिहाज से। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आनंद जी। ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस हिसाब से आज ओपन होने के बाद एक अप मूव यहाँ पे 3700 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर जो है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो ऊपर में 3900 के टारगेट के लिए नवीन फ्लोरो को बाय करना है। नीचे में 3640 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 3640 के स्टॉप लॉस से नवीन फ्लोरो को यहाँ पे बाय कॉल रहेगा 3900 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एल एन टी में वापस से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। लास्ट कुछ दिनों में साइडवाइज मोमेंटम करते हुए देखने मिल रहा था। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस देखने मिल रहा है 3670 के ऊपर का, तो 3670 के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। ऊपर में पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है 3780, 3790 का, और आज के डे लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है 3640 का है, तो 3640 के स्टॉप लॉस से एल को यहाँ पे बाय करना है 3770 के टारगेट। ओके, LNT बिल्कुल आज काफ़ी पिक्स में आ चुका है ये स्टॉक का। कविता जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? यार जी, 100 बीमार वाली कहानी नहीं हो, इसलिए मैं एलएनटी नहीं बोल रही हूँ दोबारा। ऑल्दो पीएसयू बैंक्स में मूवमेंट है, तो मैं दोनों ही कैश काउंटर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ मूव एक्सटेंड होने चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ 123 पर है, 126.50 तक की प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। 122.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी 123 पर है, यहाँ भी 125, 126 तक के मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 122 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, और राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड्स? अनुज जी, जो पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अल्केम लैब। अगर इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन के साथ प्रीवियस डे में देखने को मिला। आज जिस तरीके से वापस कंटिन्यूटी बनी है अप ट्रेंड की,
स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। 5360 5380 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए अल्केम फ्यूचर बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना है करीब 5245 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा पीएफसी। पीएफसी आरईसी दोनों ही स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अपने हायर बैंड की तरफ ही होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, पीएफसी में वापस एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। एंड देन यहाँ पे टारगेट हम 565 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पीएफसी फ्यूचर बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 543 के आसपास। ओके, चलिए अब बात करते हैं बजट की। हम महज 10 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं यूनियन बजट से। 23 जुलाई को बजट पेश होगा। बजट से पहले कमाई की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम खास सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, मार्केट मांगे मोर। इस खास कड़ी में बाजार के दिग्गजों से बात करेंगे, ओवरऑल भी मार्केट पर बात होगी। आज हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी जुड़े हैं, जो इक्विटी मार्केट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। रवि रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी काम कर चुके हैं और एक बहुत एस स्टॉक पिकर माने जाते हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो बात हो जाए बजट की, क्योंकि इस बार शुरू में एक एग्जाम्पशन ये थी कि ऑलमोस्ट वही शायद फॉलो होगा जो इंटरिम बजट में आया था, लेकिन फिर बीच में वो इलेक्शन के रिजल्ट आए, बीजेपी को अपने आप फुल मेजोरिटी नहीं मिली, एलाइज के साथ एक सरकार बनी, तो एक थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि क्या कहीं कुछ पॉपुलिज्म तो नहीं आ जाएगा। लेकिन आपका बेसिक व्यू क्या है इस समय बजट से पहले, बजट को लेकर और मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स। क्लियरली जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो एक बार के लिए लगा कि यहाँ पर अभी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी शायद गवर्नमेंट को, बट उसके बाद जो हुआ है वो देख के लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोल में है। ये गवर्नमेंट पूरी 5 साल सर्वाइव हो जाएगी और उनको ज्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेवर चेंज हो सकता है। इस गवर्नमेंट का रुख हमेशा सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की तरफ रहा है, हमेशा फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ रहा है, तो उस चीज में बड़ा चेंज होना नहीं लगता है। वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन एंड वी विल स्टे ऑन द सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। स्टेट लेवल इलेक्शंस हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये जो इनको 1.25 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला आरबीआई की तरफ से, उसमें से अगर 50-60 हजार करोड़ शायद इनको खर्चा करना पड़े फॉर स्टेट लेवल वेलफेयर स्कीम, तो शायद हो जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फिस्कल डिसिप्लिन। सो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस रहा है अब तक इन द बजट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये 4 साल पुराना बुल मार्केट है जो कोविड के बॉटम से शुरू हुआ है, कोई नया बुल मार्केट नहीं है। और यहाँ से अगर इस मार्केट को कंटिन्यू करना है तो सिर्फ कीपिंग द स्टेटस क्वो विल नॉट बी इनफ। गवर्नमेंट को शायद कोई बड़े ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और ना कि हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि बस अगर कोई नेगेटिव ना हो तो ठीक रहेगा बजट के लिए, बट इस बार ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नेगेटिव ना होने के साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी होने चाहिए, सेक्टर लेवल पर भी और एट एग्रीगेट लेवल पर भी। थोड़ा सा कुछ डिमांड रिवाइव करने के लिए, लोगों के हाथों में पैसा देने के लिए अगर स्टेप्स लिए जाएंगे तो दैट शुड बी अ गुड थिंग। ओके, अच्छा, अब यहाँ से अप्रोच क्या रखी जाए बजट को लेकर या ओवरऑल मार्केट को लेकर? किन तरीके की थीम्स, जैसे रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, ये सब थीम चल रही हैं, क्या ये एक अच्छा अप्रोच रहेगी मार्केट में इस समय? तो सबसे पहला तो अप्रोच ये रहना चाहिए कि आप, आई एम श्योर हम रोज सुन रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी। सो और ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मार्केट छोड़ के भाग जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ना ही कोई क्राइसिस, क्रैश या बहुत ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चुका है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न आ सकता है। सो पहला अप्रोच तो ये रहना चाहिए कि आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहिए। दूसरा, कौन से सेक्टर्स की तरफ जाना है, कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना है, यस दैट इज समथिंग दैट वी कैन कीप रीवैल्यूएटिंग। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टॉक्स, जो कंपनियां ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स से ओरिएंटेड है, वहां पर हमें थोड़ा सा अभी कॉशियस हो जाना चाहिए।
स्पेसिफिकली अगर मैं दो सेक्टर की बात करूं तो रेलवे और डिफेंस, बिकॉज ये एक्चुअली पूरे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स पर डिपेंड करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में स्लो डाउन आता है, हमारा ये कहना है कि द ओवरऑल मैक्रो विल शिफ्ट फ्रॉम बीइंग ड्रिवन, द साइकिल बीइंग ड्रिवन बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो शिफ्ट होगा, तो आइडियली आपकी कंपनीज भी इसके साथ साथ शिफ्ट होनी चाहिए। यू शुड बी the companies that you own should be more focused towards private sector than towards the government. That is the only change that we are thinking. और incrementally दो areas हैं जहां पर incrementally ज्यादा फोकस आ सकता है गवर्नमेंट का, which is one is the bottom of the pyramid, जहां पर थोड़े लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएंगे, और दूसरा फार्म एंड रूरल रिलेटेड इकोनॉमीज, तो जहां पर तो सेक्टर्स लाइक एग्रोकेमिकल्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, FMCG, those are the kind of sectors which can see some revival in demand. उनके 2-3 साल अच्छे नहीं गए हैं, तो वहां पर शायद रिवाइवल का चांसेस है। अच्छा रवि जी, बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेस पे, और आई थिंक मैं अब जब जिस बातचीत के दौर पर उतर रहा हूँ वो है अर्निंग्स के लिहाज से। हमने आईटी में एक मूव देखा है फ्रॉम लोअर लेवल्स, और ये इंडेक्स अब CY21 के स्विंग हाइज को ऑलमोस्ट रिविजिट करता हुआ, बट प्राइस परफॉर्मेंस इंडेक्स की और उस वक्त की में एक ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। इस बार की आईटी अर्निंग्स में आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, और क्या ये पोस्ट आई थिंक नंबर्स डिलीवर करने के लिए तैयार है आईटी स्पेस, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव कमेंट्रीज आए तो? वीरेंद्र जी, आईटी में एक्चुअली सेग्रीगेट करना चाहिए। लार्ज कैप आईटी सर्विसेज जो हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। बट ऐसे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इंजीनियरिंग R&D पर फोकस्ड हैं, या कोई प्लेटफॉर्म आईटी कंपनीज है, या प्रोडक्ट कंपनीज है, वहां पर यस पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ शायद पॉजिटिवली सरप्राइज करें। बट अगर आप ओवरऑल आईटी सर्विसेज की बात करें, तो ये एक अब मैच्योर सेक्टर है। यहाँ पर ग्रोथ आज की तारीख में तो कम ही चल रहा है, और दूसरा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्वॉर्ड भी हैंग कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता है। सो अब तक जब आईटी में हायरिंग होती थी, वो एक लीड इंडिकेटर होता था कि यहाँ पर अब तेजी होगी। पर अब अगर आप देखें तो हायरिंग ट्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बट दैट इज probably also two things। एक है ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो इंडिया में बन रहे हैं, तो लोग ज्यादा खुद ही अपने सेंटर्स बना रहे हैं, ये एक है, आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से द अमाउंट ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड इज गोइंग डाउन, सो द नेट हायरिंग नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो इन दोनों की वजह से आज के तारीख में ये अनसर्टेनिटी है कि आईटी सर्विसेज यहाँ से ग्रो कर पाएंगी या नहीं। तो इस हालात में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी तेजी हो जाएगी आईटी में, थोड़ा, बट ये सेक्टर अच्छा है, कैश फ्लो थ्रोइंग है, कहीं कोई बैलेंस शीट का इश्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश भी आ जाएगा। सो फॉर मेरा तो न्यूट्रल व्यू है, मोर टुवर्ड्स नेगेटिव इन आईटी। ओके, आपका नेगेटिव व्यू यहाँ पर है। अच्छा सर, एग्जैक्टली बीते अगर आई थिंक मैं 1 साल को देखूं, सबसे अच्छा मूव देने वाले स्पेसेस में एक और रहा, वो था वाइट गुड सेगमेंट, जिन्होंने PLI का काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी। इस बार के मतलब जो ये समर सीजन जाएगा जब सर, आपको सेल्स वॉल्यूम्स कैसे एक्सपेक्टेशन है? क्या एक और प्राइस टच इन स्टॉक्स में विजिबल है क्या? हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन, इन पर आपका टेक? क्रॉम्पटन? जो कंपनियां आपने कही, इनमें दो तरह की कंपनियां हैं। एक है जो खुद के ब्रांड है, जो रिटेल करती हैं, और एक है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्चुअली एक समर इन इंडिया से काफी कम लेना देना है, इतना नहीं है, क्योंकि उनके पास ब्रॉड बास्केट होते हैं प्रोडक्ट्स के। अगर कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी है तो हाँ, थोड़ा सा ये क्वार्टर हैवी होगा, बट इतना भी नहीं जितना कि एक कंज्यूमर वाइट गुड कंज्यूमर कंपनी का होता है। सो बट यस, लास्ट समर वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड।
तो इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं, जो एक्चुअली मार्केट ने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं और काफी स्टॉक्स ने रैली भी किए हैं। कमिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो नॉन कंज्यूमर है, वहां पर हमें लगता है दैट इज ड्रिवन मोर बाय प्रोडक्शन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना, जो China+1 की स्टोरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में बंद हो रहा है, चाइना में भी एक्चुअली ग्रोथ है, बट इंक्रीमेंटली सारी कंपनियों को एक अलग वेंडर भी चाहिए। तो इंडिया में ये जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम आई है बिकॉज ऑफ एप्पल, सैमसंग का बेस यहाँ पर शिफ्ट होने से, तो वहां पर वो दैट इज ड्रिवन मोर बाय ग्लोबल फैक्टर्स रादर देन बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय वाइट गुड्स पर एक व्यू। अच्छा रवि जी, अब मुझे आपसे एक बात करनी है टेलीकॉम स्पेस पर, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 6 महीने में, क्या उससे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव हुआ है या आपका व्यू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव रहा है स्पेस पर? सी डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक के जो हम 2016 से अगर देखें तो जो 15-20 प्लेयर हुआ करते थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, वो कंसोलिडेट होके 2-2.25 प्लेयर रह गए थे। वो 2-2.25 प्लेयर में तीसरा प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइवल के लिए, वो अब सर्वाइव कर जाएगा, उसको पैसे मिल गए हैं। बट अभी तक जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ सर्वाइवल कैपेक्स है। उनको 4G के सर्विसेज अच्छे करने के लिए ही पैसे मिले हैं अभी तक, 5G का कैपेक्स करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो और दूसरा जो पॉजिटिव हुआ है वो एसेंशियली आरपू जो बढ़ नहीं रहा था, वो फाइनली अब जो लीडर है उन्होंने भाव बढ़ाए हैं। सो इससे पूरे सेक्टर में अब थोड़ा फोकस बैक आ गया है, मार्केट शेयर की तरफ नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। सो इससे ये दोनों ही चीजों से फायदा तो होगा। सो यहाँ से मैं समझता हूं कि यहाँ से रैली आएगी, बट अगर लंबी तेजी खेलनी है तो इसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए 5G में क्या होने वाला है, 5G में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्या भाव पर बिडिंग करेंगे और उन भाव पर इनका पैसा, इनको क्या प्राइसिंग करने मिलेगी और उस पर पैसा बनेगा कि नहीं। तो वहां पर मुझे अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ क्लियर है और अब ये लोग पैसे बना ही लेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट और यहाँ पर कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्राइस करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, चलिए रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सॉरी, एक आखिरी सवाल पूछना था आपसे जाने से पहले। सॉरी, ये केमिकल स्पेस में क्या कुछ टर्न अराउंड के साइंस दिख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में है क्या कोई केमिकल स्टॉक्स? Absolutely, I think chemicals में after 3 bad years finally some turnaround is happening. दोनों ही एग्रोकेमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी, तीनों ही सेक्टर में थोड़े बहुत टर्न अराउंड के आसार हैं। ये जो इनिशियल टर्न अराउंड है, एक है जो बेस इफेक्ट है, जो खराब रिजल्ट पर अब शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। दूसरा है जो चाइना का इफेक्ट है, चाइना जो डंप कर रहा था सारा माल इंडिया में बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द रेड सी, जिसकी वजह से फ्रेट के कॉस्ट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइसेस फ्रॉम चाइना अब बढ़ने लगे हैं। और दूसरा कि चाइना में अभी वहां का जो रियल एस्टेट था उसको रिवाइव करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके ये सारे प्रोडक्ट्स थोड़े डोमेस्टिकली ज्यादा कंज्यूम होंगे, तो इंडिया में शायद कम डंप होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंटली यहाँ से थोड़ा सा रिवाइवल लग रहा है। बट जो 2014 से 21 में जो वन साइड टॉप डाउन रैली हुई थी केमिकल्स में, वैसी रैली शायद ना हो, and you will have to be a little bit more bottom up stock picker in chemicals and identify space जहां पर ये तेजी यहाँ से आगे चल सकती है। So but yes, we are incrementally very positive on the chemical space और हमने स्टॉक्स लिए भी हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए, ये तो बात होगी मार्केट फंडामेंटल्स की, लेकिन टेक्निकल सेटअप कैसा है और प्री बजट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जानते हैं एक ऐसे इंसान से जो इन बड़े इवेंट्स पर नॉर्मली एक शानदार स्ट्रैटेजीज हमारे लिए लेकर आते हैं। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और लग रहा है आप अपने नए ऑफिस में हैं और
बहुत जल्द खैर वो पूरे ऑफिस को हम देखने की कोशिश करेंगे। खैर एनीवे, मार्केट में इस समय बजट से पहले सुशील जी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? कोई एक स्ट्रैटेजी बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर। देखिए, कभी भी जब बड़ा इवेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट, आप ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे भी कर सकते हो। हम नॉर्मली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे बात नहीं करते हैं क्योंकि मेरी पर्सनल बिलीफ है पूरा ऑप्शन फाइनेंस एक होकस पोकस है, कल्चरल चीज है, कोई मैथ्स नहीं है उसमें। फिर भी बड़े इवेंट्स पे जब भी न्यू इंफॉर्मेशन का डिसरप्शन आ सकता है, आप लॉन्ग वॉल स्ट्रेटेजीज अगर खेलते हो और यहाँ पे डबल जोड़ा ट्रेड होगा, मैं हिंदी भाषी चैनल पर हूं तो डबल जोड़ा पेयर ट्रेड हम इसको कहेंगे। आप क्या करो कि कॉस्टली स्ट्रैडल बेच दो और सस्ते वाले स्ट्रैडल्स खरीद लो। तो फॉर एग्जांपल आप निफ्टी पे 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे के एक एक कॉल पुट बेच दो महंगे वाले, और 10 गुना 12 गुना 15 गुना आपको कॉल पुट्स उल्टी साइड के खरीदने मिल जाएंगे। तो अभी से लेके इलेक्शन तक अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी जो बढ़ेगी तो टाइम डीके इस स्ट्रेटेजी को खा नहीं पाएगा, और जैसे ही एक ट्रेंड लेगा बाजार बड़ा 300-400 पॉइंट झटके से निकल के अगर बाजार बड़ा ट्रेंड ले लेगा तो दो में से एक साइड बड़ा पैसा बन जाएगा। ये ऑलमोस्ट लॉस फ्री स्ट्रेटेजी होती है उनके लिए जो ट्रेंड आते के साथ बाकी के 2 लेग काट देंगे। तो ये बड़े किसी भी इवेंट पर ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिट है, काम आती है। पर अगर हम साधारण मनुष्यों की बात करें और साधारण ही बन के काम करना ठीक है। ये ऑप्शन की ट्रेडिंग का झमेला, बहुत कम लोग पैसे उठा पाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, 100 में से 99 लोग ऑप्शन में पैसा देते हैं। तो हम साधारण बात करें, पिछले 40-42 वर्षों में आप 47 बजट पकड़ लो, इंटरिम्स को भी ले लो, तो 92% प्रोबेबिलिटी है कि जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है बजट के एक दिन पहले तक, पिछले 15 दिन का ट्रेंड, एक महीने का ट्रेंड, 45 दिन का ट्रेंड, बजट के बाद बाजार बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? जिस तरह के इमोशंस प्रिवेलिंग ट्रेडिंग में लोग किसी बड़े इवेंट के साथ बना लेते हैं, वो इमोशंस फुलफिल नहीं होते हैं। तो बिग इवेंट्स क्रिएट अ डिसएंचांटमेंट, पर्टिकुलरली द इंडियन बजट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है बजट के बाद अगर बहुत सारे सेक्टर्स को सरकार नए रूप में आई है, रिलीफ अगर देगी, तो प्री बजट रैली का इंतजार न करते हुए हम प्री बजट करेक्शन का माइंडसेट बना के बैठे हैं कि यहां से किसी भी टाइम करेक्शन आ जाए। पीसीआर से अनुरोध है, देखिए बैंक निफ्टी की इस चार्ट को मेरे स्क्रीन से दिखाएं। चार्ट अगर आ गई है तो मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी का देखिए, ये जो रिसेंट अप ट्रेंड लाइन है टूट चुका है, अप ट्रेंड चला गया है, और लास्ट 11-12 सेशन में साइडवेज ट्रेंड में, इस ट्रेंड का जो लो पॉइंट है 52,230, उसको ये तोड़ दे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। पर एक ट्रेंड लाइन टूट गई, पहला शॉर्ट आ गया, अब शॉर्ट को जो डबल करने का लेवल है 52,250, उसके नीचे जाए तो फिर ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की है। निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी गर्मी बनी हुई है, ये लास्ट 4 दिन से ही देखिए साइडवेज गया है और अभी भी ये बिल्कुल न्यू हाइस के करीब है। तो बैंक्स में करेक्शन आ जाए और आपके अडानी के स्टॉक चल जाएं, कुछ सीमेंट के स्टॉक्स चल जाएं, आईटी में भी थोड़ी जगह है, तो एक सेक्टोरल रोटेशन के हिसाब से बैंक्स का जो ओवर बॉट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेचर है, शायद वहीं करेक्शन बने। बाकी बाजार का देखना पड़ेगा, बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मार्केट है, तो देखते हैं क्या होता है प्री बजट टेंडेंसी इस साल। ये तो है खैर, मार्केट में बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है इस समय। स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स क्या रहेंगे इस समय सुशील? कोई स्टॉक स्पेसिफिक 2-3 स्टॉक्स जो इस समय सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, आपकी एयरलाइन स्पेस में रंग आते जा रहा है, तो इंडिगो ने भी जो करेक्शन दे दिया था, अब शने शने शुरू हो गया, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। स्पाइस जेट ज्यादा वॉलेटाइल है, हो सकता है उसमें 15-20% तक की भी एक करेक्शन बने और उसको हम दबोचेंगे फॉर ए बिग मेगा मूव। तो एक आपकी जो भी डेवलपमेंट्स हैं, क्या पता क्रूड का बड़ा स्लाइड जस्टिफाई कर देगा कि एयरलाइन के स्टॉक्स में सस्टेन्ड अप मूव आ जाए 3-6 महीने। केमिकल्स में हम लगातार बरकरार रहेंगे। अब एचपीसीएल बीपीसीएल की चार्ट्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं जोर से ऊपर का जंप लेने के लिए। आई थिंक खाली एक क्रूड के
करेक्शन को जो इल्यूसिव सी मूव दे रही है क्रूड की चार्ट, वो थोड़ा करेक्शन एक्टिवेट जब हो जाए तो मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल में लार्ज कैप्स में बड़ी मूव लगती है। हम कुछ शॉर्ट साइज में भी ट्रेड्स हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज ने कल शॉर्ट सेल सिग्नल दे दिया और ये चार्ट देखने के लिए अचंभा करने वाली लग सकती है। पीसीआर अगर कृपया इस चार्ट को दिखा पाए, मुझे डॉक्टर रेड्डीज में लगता है कि 6500 की अब तेजी नहीं है और ये 5000 का भी घर तोड़ दे। तो रोटेट हो रहे हैं स्टॉक्स। सेम तरीके से सन फार्मा में भी बड़ा करेक्शन अब बनना शुरू हो गया है। 20-25% डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा दोनों बढ़ जाए। अगला नंबर क्या पता डीवीज का आ सकता है। वो चार्ट अभी भी इल्यूसिव है। और अगर एसीसी अंबुजा जो अडानी के 2 सीमेंट स्टॉक्स जो लगता है बिल्कुल उनकी पीक पूरी हो गई, दुनिया भर के और दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स हैं जहां मुझे लगता है अब से लेके ये 4 रुपया सीमेंट की बोरी का भाव बढ़ गया तो माल बेच दो। ये 4 रुपया 6 रुपये के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो ये सब सीजनल चीजें हैं। सीमेंट में सस्टेन्ड अप ट्रेंड है। लार्सन एंड टूब्रो बढ़ेगा, तो वही पुराने हमारे सारे बेट्स हैं। कोई एकदम से बाजार के इस लेवल पर बहुत नए नए स्टॉक्स को ढूंढने का भी मन नहीं करता, कितना संभालेंगे। अच्छा सुशील जी, अभी जिस दिन वो HDFC बैंक का क्रैक आया था उस दिन SBI थोड़ा शूट अप हुआ, तो एक तुलना, ये पूरा बाजार तुलना कर रहा था, मैं भी कर रहा था, हम सब बात कर रहे थे इस पैनल पे कि क्या बैंक निफ्टी को SBI संभालेगा, PSU बैंक संभालेंगे। अगर एक कंपैरिजन करना हो बिटवीन PSUs और प्राइवेट बैंक्स, और अगर अल्टीमेटली प्रश्न मैं ये पूछूं कि अगर बैंक निफ्टी को संभालना है, चलाना है, तो अब लीडरशिप किसके पास होगी, इस पर आपका नजरिया? वीरू, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा और आप एश्योर कीजिए आप मुझे माफ कर देंगे। आप एश्योर कीजिए, फिर मैं आंसर देता हूँ। हाँ, कुछ नहीं चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है, हम बुराई नहीं मानते। कुछ नहीं चलेगा। क्यों चलाना है हमको कोई ने मैंडेट दिया चलाना है? नहीं चलेगा तो कैसे चलाएंगे? तो HDFC क्यों, ये SBI की चार्ट आप देखो, वो गाना था ना जिसकी एक लाइन थी, सबका नंबर आएगा। तो सबका नंबर आएगा बैंक्स में। मतलब ये SBI की चार्ट जो है, इस पे कोई स्टैंप तो लगी हुई नहीं है कि ये जीवन भर बढ़ती ही रहेगी। ये भी बिल्कुल तैयार है और पूरी बैंक निफ्टी के साथ इसको भी ढेर होना है। तो यहाँ मतभेद है और इसलिए मैंने क्षमा याचना कर ली और थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी चार्ट, जिनकी सोच थोड़ी हटके होती है, उसमें ध्यान लोगों का लेट से जाता है। मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल के बात करने को तैयार हूं, बिल्कुल भट्ठा बैठ जाएगा बैंकों का। तो SBI चला देगा बैंक निफ्टी को, ये चला देगा, ये सब हमारी उम्मीदें हैं। एंड किसी भी बुल का सबसे बड़ा शत्रु उम्मीद होती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बुल मार्केट कायम नहीं होते, बुल मार्केट वरीज पे कायम होते हैं। तो मुझे किसी भी बैंक की चार्ट में कहीं जगह नहीं दिखती कि किसी भी तरह से कोई तेजी हो जाए। कारण क्या बनेंगे वो आने वाला समय हमें दिखाएगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे उन कारणों को। और सुशील जी, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? मूल्य, प्राइस के दूसरी तरफ बायर होता है, एक तरफ सेलर होता है ना? इसमें बुरा क्या मानना? ठीक है, आपका व्यू कुछ और है। मैंने प्रश्न जो पूछा यहाँ पे इस कुर्सी की गरिमा रखते हुए प्रश्न पूछा सर, अच्छा आंसर था आपका। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आज मारुति में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है और मारुति पे आप 12,800, 12,500, 13,000 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग सेलर थे। आज की एक कैंडल आपको क्या कह रही है? या फिर आज जो एक बड़ा, आई थिंक यूपी सरकार का निर्णय है, वेव ऑफ आई थिंक रजिस्ट्रेशन फी ऑन हाइब्रिड कार्स, ये ऑटो में मारुति सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, पेन में रहा ये स्टॉक। अभी मारुति पे आपका टेक? कृपया पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं। देखिए, अप्रैल के महीने में जो मारुति के भाव आ गए थे 29 अप्रैल को, वो भाव के बाद अभी तक ये साइडवेज ही घूम रहा है और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक पैटर्न था यहाँ पे कि एक ब्लिप आ जाएगा। अब जब तक ये ऊपर की हरी लाइन 12,968 नहीं क्रॉस करे, यहाँ तो कोई मोमेंटम बायर नहीं लेवाली कर नहीं सकता है। और ये ब्रेकआउट भी अगर आ जाएगा तो हम फिर जब लार्जर वेव काउंट्स को जोड़ते हैं तो हमारे को भय है ये 14,000 जाए बिना क्या पता 9,000 की जगह है, ये बार बार इल्यूड कर रही है। तो हमें अगर फैसला लेना होगा अपने निवेशकों के लिए तो हम ये कहेंगे मारुति को इग्नोर कर दो। इस पे व्यू लेकर दोनों साइड पैसा लग सकता है। ये बिल्कुल छद्म रच रही है चार्ट और ये फ्लक्चुएशंस हैं, कहीं क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो इसमें चपेट में आ सकता है आदमी। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपसे
अगले ट्यूसडे को बात होगी और उसके बाद बजट वाले दिन तो खैर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रहिएगा हमारे साथ। उस दिन खास बातचीत होगी, वो भी ट्यूसडे को ही है वैसे। चलिए शो को यहीं समेट लेते हैं। मार्केट इस समय ठीक है, मोमेंटम इस समय मिड कैप्स में है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स हुआ हायर लेवल से। निफ्टी लेकिन मोर और लेस उसी रेंज में है, 24,350 से 24,400 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और